अच्छा, एक तासुर ये है कि ये असल में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का और आईपीपीज़ की लड़ाई है, जिसमें कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं या आपके पीछे जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सलीम भाई, आप इस बात को जानते होंगे कि मेरे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था कराची में बैठकर। तो जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट में भी नहीं आए थे, अली गौहर एजाज साहब उससे पहले भी थे, और जाहिर है कि जब इंडस्ट्री के लोग होते हैं तो उनके जाहिर है मुख्तलिफ हुकूमतों से ताल्लुकात भी होते हैं और उनको मेंटेन करने पड़ते हैं, उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं। उस वक्त कोई आईपीपी की बात नहीं करता था। मैंने बताया था आज से 1-1.5 साल पहले कि एक आईपीपी को 28 अरब रुपए मिले एक साल में और उसने 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई। हम बोलते रहते थे, कोई सुनता नहीं था। अब जाहिर है जब उन्होंने बोला है तो जाहिर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके नतीजे में बात आगे बढ़ी है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल जिद्दोजहद इस पर नहीं होगी और कौम पीछे आकर खड़ी नहीं होगी, और वो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, तो हम अपना फरीजा समझते हैं, हम इसको दीन का काम समझते हैं कि यार इतने बड़े जुल्म के खिलाफ हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौम मायूस हो रही है। देखें, इस वक्त का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि हमारा नौजवान मायूस है। मोर देन 80 सर्वेज आ रहे हैं, मोर देन 80% नौजवान कहते हैं मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों? इन्हीं हरकतों की वजह से। इनको कौन उम्मीद दिलाएगा? इनकी कौन आवाज बनेगा? हमारे यहाँ 25 करोड़ की आबादी में 40 साल तक की उम्र के 80% लोग हैं, 30 साल तक की उम्र के मोर देन 60% लोग हैं। ये नौजवानों का मुल्क है। अब इनको हम मायूस होने दें, मनशियात का आदी बना दें? सारे तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम इनकी आवाज बन रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है। तो ये है हमारे पेश नजर। मुझे क्या चाहिए? आप मुझे जानते हैं, मेरी पार्टी को जानते हैं, मेरे साबिक जिम्मेदारान को जानते हैं। इनको चाराने भी नहीं चाहिए भाई। अल्लाह का शुक्र है कि हम तो अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मांग रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, चूँकि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ पे सफारत खाने हैं, उसकी अपनी हसासियत है, तो आप लोग एहतजाज तो ज़ाहिरी बात है इधर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी बात हुकूमत तक इधर भी पहुँचाते हैं। ये इस्लामाबाद जाने और डी चौक जाने पे आप लोग इसरार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये सुनते नहीं हैं, और जब हम वहाँ जाने की बात करते हैं तो फिर ये परेशान होना शुरू करते हैं। जब हम करीब पहुँचते हैं तो ये और परेशान होते हैं, और फिर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं तो ये बातचीत करते हैं, वरना ये गुफ्तगू भी नहीं करते। इतने मतलब बेहिस किस्म के लोग हैं कि जिनको सिर्फ ये लगी हुई है कि इतना इक़्तिदार कैसे बचाया जाए। फॉर्म 47 की पैदावार, अपने इक़्तिदार बचाने में लगे हुए हैं, और हर चीज़ अच्छी। ये जो एक जाली किस्म के इशारिये हैं, बिलावल जरदारी, अब क्या नाम है, शहबाज बिलावल हुकूमत के, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, इससे वो सबको मुतमईन रखते हैं। उनको भी करते हैं जिनकी वजह से यहाँ आए हैं, और उन्हीं को बताते रहते हैं हर वक्त कि हम पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। तो हम लोगों की आंखें खोल देते हैं इस एक्टिविटी के नतीजे में। हमें कोई शौक नहीं है भाई गर्मी के मौसम में इतने लोगों को यहाँ बिठाने का। सबको अपने अपने घर प्यारे होते हैं, लेकिन अब ये कौम की बका का मसला है, सच्ची बात ये। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, और हम इस्लामाबाद का सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये सारा इन्हिसार हुकूमत के ऊपर है, और ये हमारा आईनी जमहूरी हक है। हम पाकिस्तान की कौम कोई गुलाम कौम नहीं है कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? जहाँ हमारा आइन हमें इजाजत देता है हम वहाँ जाएंगे। आप जबरदस्ती कदगन नहीं लगा सकते। हमारा फैसला होगा, हम करेंगे इंशाल्लाह। तसादुम हम नहीं चाहते। हमारी कामयाबी ये है कि हमने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया। नहीं, लेकिन ये खिलाफ कानून काम नहीं होगा जब आप लोग डी चौक तक जाएंगे। देखिए, कानून, ये जो 144 का इतलाक है ना, ये तो ऐसा टूल है जो पाकिस्तान में फौजी डिक्टेटर भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है तमाम सिविल और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सब इस्तेमाल करते हैं। ये तो खुद एक गैर कानूनी अमल है कि आवाम को उनका जमहूरी हक इख्तियार करने से आप एक कानून की आड़ लें। ये कानून की आड़ है, इसको चैलेंज होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ आज़ादियाँ मैसर ही नहीं हैं। वो सारे कवानीन जो लोगों को आज़ाद बल्कि बनाने के बजाय गुलाम बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन फैजाबाद धरना केस में भी ये सजेस्ट किया गया था कि जलसों के लिए एक जगह मुख्तस की जाए और सड़कों की बंदिश का किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने जो भी किया, लेकिन ये बात भी हमारी कोर्ट अच्छी तरह समझती है कि हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। 2-3 नोयत के मसले ऐसे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था, और हम तवक्को भी रखते हैं कि इसके बाद और कौन सी अदालत है। मसलन ये जो फॉर्म 45-47 का मसला था, ये इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बननी चाहिए, और उसके बाद जो है वो सारे फॉर्म 45 जो वाहिद लीगल डॉक्यूमेंट है उस पर फैसले होने चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोग री इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि वो किसके एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं। जिसके पास फॉर्म 45 मौजूद हो
कोई अपनी पार्टी के खिलाफ ये कहे कि री इलेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब है वो किसी एजेंडे पर है। ये तो खैर एक जुमला मुतरज़ा हो गया। ये आपने बात कहाँ से निकाली है कि जो री इलेक्शन का मुतालबा करता है तो वो किसी के एजेंडे पे है? इसलिए निकाली है कि भाई हमने भी इलेक्शन लड़ा और पार्टियों ने भी इलेक्शन लड़ा। हमें ये बात मालूम है कि जहाँ जहाँ जैसे कराची में फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम बहुत सारी जगहों पे जीत गए, वो फॉर्म मौजूद है। पीटीआई वाले बहुत सारी जगहों पे जीत गए, वो फॉर्म मौजूद है। और उनके पास नहीं था तो हमने दे दिया, ठीक है। अब जब फॉर्म 45 जिसमें पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर के भी दस्तखत हैं, ये लेजिटिमेट लीगल डॉक्यूमेंट जिसके पास मौजूद हो और वो कहे कि ये इंतखाब तो ख़त्म करो, अगला इंतखाब लड़ो, इसका मतलब है वो पार्टी के अंदर रहकर डील करना चाहता है किसी से। क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो उसका मौक़िफ़ है, आप तो उससे दस्तबरदार हो रहे हैं, आप तो इस जेन्युइन मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो रहे हैं, आप तो इस पूरे इलेक्शन को एक तरह से सनद फराहम कर रहे हैं कि छोड़ो इसको, अब आगे चलो। लेकिन इस इलेक्शन की जो सबसे बड़ी मुतासरा पार्टी अपने आप को कहती है पीटीआई, वो तो खुद री इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। मुझे शक है कि वो पार्टी का मौक़िफ़ है, उनके लीडर का मौक़िफ़ है या अफराद का मौक़िफ़। यही तो प्रॉब्लम है इस पार्टी में। मेरे ख्याल है पीटीआई के वर्कर्स का और सपोर्टर का मौक़िफ़ ये नहीं है। उनको मालूम है कि फॉर्म 45 पे अगर फैसला आएगा तो हुकूमत बनेगी, ज़ाहिर है पीटीआई। लेकिन अगर वो इस इतनी बड़ी हैसियत होने के बावजूद कोर्ट में जाने के बजाय, जुडिशल काउंसिल बनवाने के बजाय री इलेक्शन की बात करें तो ये किसका एजेंडा है? इसी तरह से बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो हार गए और वो कहते हैं हमें क्यों नहीं जिताया। उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि धांधली हुई है, उनका प्रॉब्लम ये है कि धांधली के जरिए हमें क्यों नहीं जिताया। और फिर उन्होंने माशाल्लाह रिजर्व सीटें सारी अपने पास रखी हुई हैं किसी धांधली ज़्यादा इलेक्शन की। लेकिन वो मुतनाज़िया सीटें अगर पीटीआई को मिल भी जाएं तो उसके बाद तो भी वो तनहा हुकूमत नहीं बना सकेगी। इस वक्त तो नहीं बना सकती, लेकिन अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले होने लगे तो फिर तो बना लेगी ना। तो ये तनहा बना सकेगी, बिल्कुल बना सकती, फिर तो उनकी बन जाएगी। और लेकिन ये वो बात है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम को ये शक है कि ये जो नई बात शुरू हो गई है री इलेक्शन की, ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। ये हो सकता है चंद लोगों के मफाद में हो जो री अरेंजमेंट चाहते हों किसी के साथ। तो री अरेंजमेंट चाहते भी हों या जो कुछ भी हो, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, पिछले इलेक्शन में तो जो कुछ हुआ है उसको तो लोग एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से करें। इलेक्शन में रिफॉर्म्स ना हो और जो कुछ पिछले इलेक्शन में हुआ है वो फिक्स ना हो और जुडिशल काउंसिल उसको बिल्कुल फिक्स ना कर दे, तो फिर क्या गारंटी है इस बात की कि नए इलेक्शन में ये सब कुछ नहीं होगा? कहीं फिक्स होगा तो नए इलेक्शन में ठीक होगा ना।